Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. दिस इज आई कैन सीरीज इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर इन नटशेल। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी इशूज चल रहे हैं उनको हम नटशेल कंसाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। अभी इस समय इकोनॉमी बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी बला है जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर जो करेंसी की है वो डिक्रीज हो जाती है, चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट फील किया जा सकता है। इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक एक इंडिकेटर है जो इकोनॉमी की कंडीशन को, हेल्थ को बताता है। ये इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई भी लगे हैं क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसकी रेंज है 4 ± 2%, इसके ऊपर इन्फ्लेशन जा रहा है सीपीआई कंबाइंड, जिसको रोकने के लिए आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है। तो हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन के बारे में 8 से 10-12 दिनों में क्या न्यूज़ चल रही थी, किसने क्या एनालिसिस किया और सबको एक जगह पर कंसाइज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। जैसे कि हमारे न्यूज़ में था कि आरबीआई टू रिमेन फ्लेक्सिबल व्हाइल एमिंग टू टेम इन्फ्लेशन। दास साहब ने ऐसा बोला। सप्लाई आउटलुक फेवरेबल, इन्फ्लेशन में ईज इन FY23 सेकेंड हाफ। दास साहब बोल रहे थे कि सप्लाई जो है ठीक हो जाएगी एट अबाउ 7%। इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन स्टे स्टबर्न, मतलब बहुत जिद्दी इन्फ्लेशन है, 6% के ऊपर ही है यानी 7% तक है। तो इसने बोला कि इस न्यूज़ में समझाया गया कि इन्फ्लेशन जो है बड़ा स्टबर्न है, बड़ा जिद्दी हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज पुअर निग्लिजिबल, सीतारमन जी बोल रही हैं, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है उसको साइट करते हुए बोलती हैं। साथ में स्टेइंग वॉचफुल, इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग द ग्रोथ एंड द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्या बोल रहा है इसको भी हम समझेंगे। और आज की जो न्यूज़ है 21 जुलाई 2022 की, द कॉस्ट ऑफ मिस representing inflation, the inadequacy of monetary policy to address the food price driven inflation has been recently flagged। ये जो एनालिसिस है बड़ा बेहतरीन एनालिसिस है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है क्रिटिकली एनालाइज किया गया इन्फ्लेशन के बारे में, गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में, तो उनको भी हैंडल करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम सब कुछ समझेंगे पर बहुत ही कंसाइज रूप में आपके लिए पेश करता हूं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है आप समझ गए हैं कि राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कोई भी चीज़ अगर 50 रुपए की है और कल के दिन वो 60 रुपए की हो जाए तो इसके प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई आ गई है। या आपकी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो उसको भी इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर पहले 100 रुपए से आप 5 समोसे खरीद पाते थे, आज आप 100 रुपए से 4 समोसे ही खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई है। इन्फ्लेशन को हम इंडिया में नापते हैं सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो आप मार्केट में सब्जी और जो आप मार्केट में बिस्किट लेने जाते हैं, यानी मार्केट प्राइस वाली जो बात हो रही है, तो जो मार्केट में, रिटेल मार्केट में आप सामान लेते हैं उसमें जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो सीपीआई मेजर करता है। और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल मार्केट की बात करता है, वहां पर प्राइस कितने इंक्रीज हो रहे हैं चीजों के, उनकी बात करता है। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होते हैं और सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है कि सीपीआई मेजर कौन करता है, एनएसओ मेजर करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामली इंप्लीमेंटेशन। मॉस्पी के अंदर जो ऑफिस होता है एनएसओ, वो मेजर करता है कि इन्फ्लेशन कैसा है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसा है। दोनों की अलग अलग बास्केट होती है, जिस बास्केट में गुड्स होते हैं, और सीपीआई की जो बास्केट होती है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। तो यहां पर अगर डब्ल्यूपीआई की बास्केट देखें उसमें 697 जो है गुड्स होते हैं, आइटम्स होते हैं। यहां पर 400 आइटम से भी ज्यादा आइटम्स होते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये सीपीआई की बास्केट हो गई जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। सीपीआई जो है मंथली बेसिस पर काउंट होता है, मंथ टू मंथ यानी मंथली बेसिस पर काउंट होता है। यानी अगर सीपीआई को हमें काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे और उस बास्केट का प्राइस देखते हैं। तो लेट्स से अगर कोई जून 2021 में इस बास्केट का प्राइस था 100 रुपए और जून 2022 में इस बास्केट का प्राइस है 104 रुपए, तो कितना परसेंट इन्फ्लेशन है, 4% इन्फ्लेशन है। इस तरह से इन्फ्लेशन को मंथ ऑन मंथ काउंट करते हैं, यानी पिछले साल के इसी मंथ को अगले साल के इसी मंथ पे कंपेयर करेंगे, तब जाकर हम इस चीज दोनों को कंपेयर करके बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन जो है रूरल में हो सकता है तो सीपीआई रूरल होता है उसके लिए, अर्बन में हो सकता है तो सीपीआई अर्बन होता है, कंबाइंड अगर निकाल दे दोनों का तो सीपीआई कंबाइंड होता है। ये जो सीपीआई कंबाइंड होता है ये बताता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है जिसमें वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कहता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कि हम इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में रखेंगे, यानी 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखेंगे। और इन्फ्लेशन अगर 6% से ऊपर जाएगा तो इसको हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि मैंने आपको जो बैकग्राउंड बताया इकोनॉमी के फुल कोर्स में मैंने इसको अच्छे से समझाया है। अगर आपको बैकग्राउंड का एकदम स्वैप मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं चीजें समझा चुका हूं, आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं कि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसी के बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं। तो विदाउट बेस हम एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बेस बताने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है भाई। तो सीपीआई की जो बास्केट होती है, उस बास्केट में होता क्या क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है फूड्स एंड बेवरेजेस, जिसका वेटेज है 45.86%। तो कई आइटम्स होते हैं जिनका यूज ज्यादा होता है, जिनका यूज ज्यादा होता है उनका वेटेज भी ज्यादा होता है। तो फूड एंड बेवरेजेस हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसका वेटेज कितना है, 45.86% इसका वेटेज है सीपीआई की बास्केट में। सर्विसेज में जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, रिक्रिएशन सर्विसेज हो गई, इनका वेटेज है 20.62%। फिर हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया, क्लोथिंग एंड फुटवियर हो गया, मिसलेनियस में पर्सनल केयर हो गया जैसे कि सोप हो गया, साबुन हो गया, एक्सेट्रा हो गया, एंड हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, पान मसाला, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब मिलाकर जो है सीपीआई की बास्केट में होते हैं। और इनके में जो प्राइस में इंक्रीज देखते हैं उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि सीपीआई कितना होगा। फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, यानी फूड एंड बेवरेजेस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट सीपीआई पे ज़्यादा दिखेगा आपको। तो डब्ल्यूपीआई की अगर बात करें तो फूड्स का जो डब्ल्यूपीआई पर वेटेज होता है वो 24.4% का अप्रॉक्स होता है। सीपीआई पर इसका फूड का, केवल सिर्फ फूड का वेटेज है 39% और बेवरेजेस का है 6%। यानी अगर फूड के प्राइस में बढ़ावट हो रही तो सीपीआई में उसका इंपैक्ट ज़्यादा दिखेगा इन कंपेरिजन टू डब्ल्यूपीआई, क्योंकि जिसका वेटेज जहां पर ज़्यादा है उसके वेटेज के अनुसार जो है अकॉर्डिंग जो है सीपीआई बढ़ेगा। तो अगर वेटेज सीपीआई में फूड का ज्यादा है तो फूड के प्राइस बढ़ेंगे तो सीपीआई तेजी से बढ़ेगा। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस किया है तो मैंने वहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में जितनी भी एनालिसिस थी डब्ल्यूपीआई सीपीआई को कंबाइन करके वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर फ्यूल एंड लाइट में आता क्या है, फ्यूल एंड लाइट में जैसे कि एलपीजी, केरोसिन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर फ्यूल एंड लाइट में आता है। तो पेट्रोल एंड डीजल कहाँ पर आता है, पेट्रोल एंड डीजल यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस यहाँ पर आते हैं जिसका वेटेज अप्रॉक्स जो है बहुत कम है, इन सब का मिलाकर 20.62% है। तो पेट्रोल एंड डीजल का वेटेज जो है बहुत कम है। इसी से एनालिसिस करेंगे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको पहले से ही बता रहा हूं कि इनका वेटेज ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। साथ में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बताता है। जिस देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहाँ पर जो हेल्थ है इकोनॉमी की वो ठीक नहीं है। तो आपकी हेल्थ बताने के लिए बहुत से इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कैसा है, विटामिन डी का लेवल कैसा है, कैल्शियम कैसा है। ऐसे ही इकोनॉमी को कैसे इंडिकेट किया जाए, तो कुछ इंडिकेटर होते हैं, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया। दीज आर सम इंडिकेटर दैट इंडिकेट कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। तो इन्फ्लेशन जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बताता है। और इन्फ्लेशन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, रुपया की परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। और जब रुपया की परचेजिंग पावर कम है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, तो एफडीआई एफपीआई का इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा। और साथ में हमारे देश में जो अभी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से भी देख रहे हैं। सप्लाई साइड बहुत इंपैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जो है, चीज़ों के दाम दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो कोई डिमांड बहुत ज़्यादा है उस प्राइस की, तो अगर इकोनॉमी में चीज़ों की डिमांड बहुत हो रही है तो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करे। जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई उतनी है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो एक चीज़ तो ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड साइड से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से हो सकता है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं लेकिन सप्लाई ही बहुत कम हो गई क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो सप्लाई साइड भी इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड साइड भी इन्फ्लेशन हो सकता है, दोनों साइड से इन्फ्लेशन हो सकता है। साइमल्टेनियस भी हो सकता है, अलग अलग से भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप समझेंगे यहाँ पर तो हमने असेस ये किया साथ में कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हमने देखा कि इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पहले जब कोविड की वजह से जो है जीडीपी बहुत कम हो गई, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद रिकवरी का फेज शुरू हुआ। रिकवरी का जब फेज शुरू हुआ तो लोगों ने फिर से चीज़ों की डिमांड करना ज़्यादा शुरू की। जब लोगों ने डिमांड करना चीज़ों की शुरू की तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हुआ। साथ में क्योंकि सप्लाई अभी भी उतना नहीं बढ़ पा रही, इस वजह से इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ना शुरू हुई। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आरबीआई ने सोचा कि यार डिमांड की साइड से भी इन्फ्लेशन है। समझिएगा, आरबीआई क्या बोल रहा है और एनालिसिस में क्या बोल रहे हैं, दोनों को मैच करके समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड साइड से बढ़ सकता है, यस सर बिल्कुल बढ़ सकता है डिमांड साइड से। अगर डिमांड साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई करे क्या, आरबीआई के पास बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। और कंट्रोल में कैसे रखेंगे, किस रेंज में रखेंगे, सीपीआई जो कंबाइंड होगा उसको 2 to 6% के बीच में रखेंगे, यानी 4 ± 2%।
ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहता है कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखेंगे। और अभी आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ रेंज चला गया है, 7% के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से अभी मैंने बोला ना इन्फ्लेशन बहुत स्टबर्न है, जिद्दी है, 6% के ऊपर है, 7% के ऊपर है, जिसकी वजह से आरबीआई का प्राइमरी फोकस इस समय क्या है कि इन्फ्लेशन को काबू किया जाए। इसको काबू करें कैसे? 2 से 6% के बीच में लाना पड़ेगा, इसको रेंज बाउंड में लाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने देखा कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, रिकवरी ज्यादा हुई इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपने रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आरबीआई ने अगर रेपो रेट्स को बढ़ाया तो रेपो रेट बढ़ेंगे तो जो लेंडिंग रेट है, जो बैंक आप सबको लोन देता है, वो लेंडिंग रेट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोन है वो कॉस्टली हो जाएंगे और लोग प्रेफर नहीं करेंगे लोन लेना। जब इकोनॉमी में लोन लेना लोग प्रेफर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो डिमांड कम करेंगे, और अगर डिमांड कम हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये आरबीआई का थॉट प्रोसेस है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कम करें। तो आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बैंक लेंडिंग रेट बढ़ाता है, जिसकी वजह से लोग लोन लेते नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पैसा कम होता है, तो वो डिमांड भी कम करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। आई होप कि आप फ्लो समझ रहे हैं। इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, कि आरबीआई ने जो काम किया उसका ट्रांसमिशन जो है नीचे तक दिखा, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। जिसके लिए आरबीआई ने एक चीज लाई थी जिसका नाम था एक्सटर्नल बेंचमार्क। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होता है। तो आरबीआई ने क्या किया? यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, डिमांड साइड को कंट्रोल किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम इकोनॉमी में एक चीज की जो हम सब बोल रहे हैं, और बहुत ढेर सारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम समझिए सही से। अब मैं आपको समझाता हूं। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, कम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह कि जब हम रेपो रेट बढ़ाते हैं तो लेंडिंग रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोन जो होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। लोन अगर कॉस्टली हो गए तो जीडीपी फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड अगर याद करेंगे आप, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अगर लोन महंगे हुए इकोनॉमी में तो कंजम्पशन के लिए कोई लोन नहीं लेगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीडीपी नहीं बढ़ेगी, यानी जीडीपी कम होने लगेगी। और अगर जीडीपी कम हो गई, जीडीपी में स्टैग्नेशन, मंदी आ गई, कम होने लगी जीडीपी, मंदी आ गई, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से जीडीपी अगर स्टैग्नेट करने लगी, मंदी यानी स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन करने लगी क्योंकि आपने रेपो रेट को बढ़ाया और साथ में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है, साथ में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी। तो एक जो प्रॉब्लम का बहुत खतरा लग रहा है वो क्या है? वो है स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी इस समय जो एक प्रॉब्लम से जूझ सकती है, जिसका खतरा है हम सबको, वो है स्टैगफ्लेशन की। क्यों खतरा है? आप समझते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, और आरबीआई नहीं क्यों, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहा है? वो भी अपने पॉलिसी रेट्स को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप कि आप दोनों चीजों को कनेक्ट करके देख रहे हैं। कनेक्शन बड़ा गहरा है यूएस का और इंडिया का। आपको समझना पड़ेगा कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है या दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ता है। मेनली तो यूएस का अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है, तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसका कनेक्शन जो है केवल क्लोज्ड इकोनॉमी से नहीं, इसका कनेक्शन जो है ओपन इकोनॉमी से, डेप्रिशिएशन से, एप्रिशिएशन से, वहां पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं, तो वहां पर कनेक्शन जो है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का भी है। ठीक है, तो यहां पर आपने स्टैगफ्लेशन की बात समझ ली। तो पहली चीज आपने समझी कि डिमांड साइड से अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, जिसकी वजह से आरबीआई ने बोला कि एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं वो है स्टैगफ्लेशन की। लेकिन आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉब्लम यह कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, और यहां पर जो है आरबीआई भी ये कह रहा है कि हम हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, हम इस तरह से किस तरह से इसको कंट्रोल करें। तो आरबीआई इस तरह को कंट्रोल कैसे करता है? रेपो रेट को बढ़ाकर। तो आरबीआई हमेशा एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो स्टेप लेती है कि हमें क्या करना है रेपो रेट के साथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी होती है उसके स्टांसेस होते हैं, जैसे कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल स्टांस, अकोमोडेटिव स्टांस। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे या तो बराबर रखेंगे। तो आरबीआई की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में, तो अगली मीटिंग में वो क्या करने वाले हैं उसको वो बताते हैं पिछली मीटिंग में कि हम क्या करने वाले हैं, उनका इंस्टांस कैसा है, कैसा वो रखने वाले हैं। तो इंस्टांस अगर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का है तो अगली मीटिंग में या तो ये रेपो रेट को बढ़ाएंगे या तो वहीं पर रखेंगे। अगर न्यूट्रल है दैट मींस कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बराबर भी रख सकते हैं। और अगर अकोमोडेटिव स्टांस है दैट मींस कि वो रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे और या तो न्यूट्रल रखेंगे, यानी इंक्रीज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अभी आरबीआई क्या बोल रहा है कि हमारा स्टांस जो रहेगा वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का रहेगा। हम जो है अगर आगे चल के फ्यूचर में रेपो रेट्स को और बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की अगर हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने की जरूरत पड़ी तो हम अपने रेपो रेट को, पॉलिसी रेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक जो है वो स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम है। आई होप कि आप यहां तक इतनी बात समझ रहे हैं। एक आर्टिकल पर आ जाते हैं जिस आर्टिकल में कुछ बातें की गई हैं। ये आज का जो आर्टिकल है
ये आर्टिकल सबसे पहले यही बात बोलता है कि रिसेशन, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन इज नाउ द प्राइम कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट इवन एज देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट द रिसेशन मे नॉट बी फार बिहाइंड। तो यहाँ पर यही बात करें कि स्टैग्नेशन हो जाएगा इकोनॉमीज में, रिसेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो स्टैग्नेशन के साथ अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई तो स्टैग्नेशन की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये कहते हैं कि हाँ एक रिकवरी जो हुई है जिसकी वजह से जो है, रिकवरी होने की वजह से जो है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है। साथ में ये भी बोलते हैं कि रिकवरी जरूर हुई है लेकिन रिकवरी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ को देखें तो हम 46 लाख करोड़ के थे, हम नीचे पहुंच गए 134 लाख करोड़ की हमारी रियल जीडीपी पहुंच गई, लेकिन अगर हमने रिकवर किया 9.2% से भी तो हम सिर्फ 147 लाख करोड़ रुपए हैं। यानी इन 2 सालों में हमने सिर्फ 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है। आई होप कि आप रियल जीडीपी के टर्म्स में अगर समझें तो ग्रोथ जो बढ़ी है सिर्फ 1 लाख करोड़ की ही बढ़ी है, ये एनालिसिस कहती है, और ये परफेक्ट बैठता भी है कि हाँ हमने रिकवर किया है। पर अगर आप 2 सालों में सही से देखें तो हमने सिर्फ 1 लाख करोड़ की ही जीडीपी में इंक्रीमेंट किया है एक्चुअल इन रियल टर्म्स, अगर थोड़ी सी एनालिसिस करके आप देखें। और यहां पर जो ये बोलते हैं कि फैक्टर्स दैट ड्राइविंग इन्फ्लेशन, वो कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में आरबीआई ने बार बार इस बात पर बहुत जोर देकर बोला कि ये जो इन्फ्लेशन है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये है कि हम जो है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से एडिबल प्राइस जो है महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्यूल का प्राइस जो महंगा हो गया है, इनके प्राइस महंगे होने की वजह से, इनके प्राइस महंगे होने की वजह से, फूड के, एडिबल ऑयल के प्राइस महंगे होने की वजह से, जब हम उन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं तो हम साथ में इन्फ्लेशन का भी इंपोर्ट करते हैं। ऐसा आरबीआई बोल रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है इस समय वो कहीं ना कहीं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उन गुड्स एंड सर्विसेज में जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उन गुड्स में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। पर यह एनालिसिस कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टू एन एक्सटेंट मान सकते हैं कि हाँ इनकी वजह से है, पर इन्फ्लेशन जो ये रेंज बाउंड के बाहर गया है केवल इसके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, केवल इनके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, और उनके हिसाब से हम पॉलिसीज भी नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि फूड में एडिबल ऑयल का कितना छोटा परसेंटेज होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पेट्रोल एंड डीजल का, ऑयल का भी देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सीपीआई की बास्केट में इनका वेटेज भी इतना कम है कि इसकी वजह से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला जो हम ये मान के चलते अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में कि जो इन्फ्लेशन है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये अजम्पशन रॉन्ग है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये बोलते हैं कि डोमेस्टिक इम्बैलेंस, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर जो है सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड एंड बेवरेजेस की वजह से इन्फ्लेशन है। तो मेनली जो हमारा इन्फ्लेशन है वो फूड की वजह से इन्फ्लेशन है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, इनकी बातों को सुने, तो ये एक डेटा भी बताते हैं कि अगर आप प्राइस ऑफ इंपोर्टेड फ्यूल और एडिबल ऑयल देखें और कंपेयर करें 2022 के पहले 5 मंथ और 2021 के पहले 5 मंथ, तो अगर 2021 के पहले 5 मंथ को 2022 के पहले 5 मंथ से अगर हम कंपेयर भी कर रहे हैं, तो हमारे 2022 के जो 5 मंथ है उनमें इन्फ्लेशन कम है। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि इंपोर्टेड फ्यूल और एडिबल ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन है, ये तो 2021 में ज्यादा था, 2022 में कम है। तो ये कैसे हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो इस समय पर है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है? पहला पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि ये बोलना ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है केवल हमारे यहाँ इंपोर्टेड फ्यूल और एडिबल ऑयल से बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने एक फैक्ट भी दिया क्यों नहीं है। साथ में इन्होंने ये बोला कि ऑन दी अदर हैंड कमोडिटी ग्रुप फूड एंड बेवरेज इट वाज एग्जैक्टली द रिवर्स, inflation has been much higher in the more recent period, not surprisingly the estimate directed contribution of this group to a current inflation dwarfs that all the other groups, establishing conclusively that inflation is driven by the domestic factors। क्या बोलना चाह रहे हैं मैं समझाता हूं। यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन जो इस समय है ये फूड एंड बेवरेजेस की वजह से है मेनली, क्योंकि इनमें बहुत ढेर सारा इन्फ्लेशन आया है, और इसमें जो इन्फ्लेशन आया है बाकी इन्फ्लेशन को ये डोमिनेट कर देता है, क्योंकि इनका वेटेज भी ज्यादा है, इनका वेटेज भी ज्यादा है, जिसकी वजह से सीपीआई पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है और वो तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर देखें आप तो इन्फ्लेशन का कारण जो है फूड एंड बेवरेजेस का। और साथ में एक बात ये और बोलते हैं कि ये इन्फ्लेशन तब से शुरू हो गया, अक्टूबर 2021 से इसमें इन्फ्लेशन शुरू हो गया, इन वजह से इन्फ्लेशन शुरू हो गया जब तो यूक्रेन रशिया का वॉर भी नहीं हुआ था। तो ये एक फैक्ट और बताते हैं कि इन्फ्लेशन जो है सप्लाई साइड की वजह से, डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि गवर्नर ऑफ आरबीआई जो बोलते हैं मे हैव फ्लैग्ड द ग्लोबल फैक्टर्स इन द करंट इन्फ्लेशन, ये उतना ठीक व्यू नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं है, डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा है, ये बोलते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ये अज्यूम करके चलता है कि इकोनॉमी जो है वो डिमांड साइड की वजह से इंपैक्ट हो रही है, इसलिए वो रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। पर समझने की बात यह है कि हमारे जो
इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड की वजह से है। प्राइस ऑफ फूड इज राइजिंग फास्टर देन एनी अदर गुड्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। और अगर इन्फ्लेशन को कर्ब करना है तो हमें सप्लाई साइड को प्रेफर करना होगा, सप्लाई साइड पर एक्शन लेना होगा, सप्लाई साइड पर एक्शन होगा। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीट हुई थी दावोस में स्विट्जरलैंड में, वहां पर नोबेल लॉरिएट जो हैं जोसेफ स्टिंगल, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट मोर फूड। सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप फूड सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। ये सप्लाई साइड की वजह से, आप डिमांड साइड को अगर आप हैंडल करोगे, सप्लाई साइड को अगर आप नहीं देखोगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जड़ को समझोगे, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। तो उन्होंने ऐसा ये बोला। साथ में यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक इटसेल्फ, द फेडरल रिजर्व बैंक मेट टू द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन जून, उन्होंने यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने वहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि इन्फ्लेशन इज अनकंडीशनल and a big part of inflation won't be affected by our tools। तो ये फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि जो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जो हम टूल्स हैं हमारे पास, वो जो टूल्स का हम अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो बिग चंक ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां पर इंडिया में भी हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझनी चाहिए कि यहां पर इन्फ्लेशन जो है ये डिमांड साइड की वजह से नहीं, आप अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले गए तो उसकी वजह से डिमांड साइड को ही कंट्रोल कर पाएंगे, आप सप्लाई साइड पर फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आपने सही व्यू तरीके से प्रॉब्लम को सही ढंग से नहीं समझा। तो यहां पर आप नेसेसरी जो है सप्लाई साइड इंटरवेंशन नहीं ले पाएंगे, आप एक्सेस डिमांड को ही कंट्रोल करते रह जाएंगे। तो आप समझिए इस चीज को कि इन्फ्लेशन का जो मेन इंपैक्ट है, जिसकी वजह से जो मेन रीजन है, उसको आप हैंडल करें तो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो यहां पर इन्होंने बोला भी कि एज अ करंट इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक इंबैलेंस, डोमेस्टिक की वजह से है, इट विल नॉट एंड विद द क्रैशिंग ऑफ द फूड प्राइसेस टेकिंग प्लेस ऑन द ग्लोबल मार्केट राइट नाउ। तो ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि फूड प्राइस के जो प्राइस है वो ग्लोबल मार्केट में अगर कम भी हो जाए तो भी ये एंड नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो डोमेस्टिक इंबैलेंस की प्रॉब्लम है। एंड द फेलियर टू सी इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इट्स इकोनॉमी इंश्योर दैट देयर इज अ वेरी लिटिल चांस दैट वन ऑफ द इंडियाज अर्जेंट प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन को सही ढंग से ही ना देखें, अगर हम ये ना देखें कि हमारे स्ट्रक्चरल जो फीचर्स इकोनॉमी में अगर उसका ये रिफ्लेक्शन है कि हम इन्फ्लेशन को सही तरीके से काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए अगर हम इन्फ्लेशन की रीजन को सही तरीके से ना भापे कि इन्फ्लेशन किस वजह से है, तो बहुत लिटिल चांसेस है कि हम इन्फ्लेशन को ओवरकम कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये आखिरी लाइन ये बोलती है, ये है इनका क्रिटिकल एनालिसिस। तो इन्होंने जो क्रिटिकल एनालिसिस किया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एडिशनल पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि आरबीआई बोलता है सतर्क रहिए, आरबीआई बोलता है कि हम रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं डिमांड साइड को टैकल करने के लिए, लेकिन साथ में हम एक चीज और कर रहे हैं यहां पर डिमांड साइड को टैकल करने के लिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों के माइंडसेट के साथ खेलना चाह रहे हैं। अगर रेपो रेट को बढ़ाएंगे, लोन महंगे होंगे, डिमांड साइड को इंपैक्ट करेंगे, हम डिमांड साइड को अगर इंपैक्ट करेंगे, जो डिमांड बढ़ रही है उसको अगर हम कम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल एंड डीजल की भी डिमांड कम करेंगे, तो अगर उनकी सप्लाई कम है तो ये मैच हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन कि आगे चल के क्या होगा, डिमांड की एक्सपेक्टेशन आगे चल के क्या होगा, उन दोनों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चल के अगर हम कार की जो सेल को, कार की डिमांड को कम कर दें तो जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं लाइक पेट्रोल एंड डीजल, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर सप्लाई मैच हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा आरबीआई ये भी बोलता है, साथ में ऊपर हमने देखा कि सप्लाई आउटलुक फेवरेबल इन्फ्लेशन में ईज इन FY23 सेकंड हाफ। दास साहब ये कहते हैं कि हमारा सप्लाई जो साइड है वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने रिकवरी करना शुरू कर दी, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई साइड भी हम टैकल कर लेंगे और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। तो ये पूरा एनालिसिस ये बात ये बोलता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं तो पहली प्रॉब्लम जो है इन्फ्लेशन में, अगर रेपो रेट को बढ़ाते रहोगे इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, तो जो प्रॉब्लम आने वाली है वो स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम है, रिसेशन की प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी चीज मैं अगर आपको समझाऊं कि डिमांड साइड की इन्फ्लेशन को अगर आपको टैकल करना है तो आपको रेपो रेट बढ़ाने होंगे, लेकिन रेपो रेट बढ़ाने की वजह से सिर्फ डिमांड साइड को ही टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को सही से देखें और अगर हम उसका रीजन पता करें तो वो सप्लाई साइड की वजह से अगर इन्फ्लेशन है, तो अगर डोमेस्टिक इंबैलेंस की वजह से इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन नहीं है, तो हमें अपने यहाँ पर सप्लाई साइड जो है वो मेजर्स लेने होंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ रेपो रेट की वजह से यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
ऐसा पूरा ये जो है चल रहा है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये पूरी बातें हो रही हैं। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का इतना रोल क्यों नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। एक बात अच्छी बोली उन्होंने कि इतना कम है, पेट्रोल एंड डीजल का वेटेज कम है, एडिबल ऑयल का वेटेज कम है, तो उसकी वजह से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर 5 महीने पहले कंपेयर करें, पहले 5 महीने 2022 के 2021 अगर हम कंपेयर करें तो 2022 में उनके प्राइस कम थे। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो इंपोर्टेड है? तो ये बात उन्होंने ठीक बोली। और साथ में एक चीज जो आइडेंटिफाई उन्होंने की कि डोमेस्टिक जो है इंबैलेंसेस की वजह से इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन है। तो हमें अपना फोकस, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को टैकल करना है, गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन को बैलेंस में लाना है, तो गवर्नमेंट को सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि आप इन्फ्लेशन का पूरा मुद्दा समझ गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।